आज दो बैंक के बारे में बात करेंगे, दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक है। पहला है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी हाल फिलहाल दोनों का Q1 FY27 का रिजल्ट भी आया। तो सबसे पहले हम इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे, फिर इसके पीपीटीज पे जाएंगे, जो क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं उसको समझेंगे और समझेंगे कौन सी बेस्ट डील लग रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सूर्योदय बैंक का चार्ट दिख रहा होगा मंथली टाइम फ्रेम पे। हम इस चार्ट पे ना बस हमको ट्रेंड समझना है पहले बार, हम फिर पीपीटीज में जाएंगे और फिर लास्ट में आएंगे कि क्या फाइनल वर्डिक्ट होता है आफ्टर एनालाइजिंग द पीपीटी। ठीक है, तो आपको ये सूर्योदय बैंक का जो चार्ट दिख रहा होगा, इट इज वेरी एविडेंट कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, मतलब मार्च 2021 से अभी तक इस स्टॉक ने पैसा बना के नहीं दिया है। रादर लिस्टिंग मंथ से, अगर लिस्टिंग मंथ के हाई से अगर आप करंट मार्केट प्राइस को मेजर करो तो ये अप्रॉक्स 30-35% डाउन है। तो एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं। देखो यहां पे लिस्टिंग हुई, फिर यहां पे आ गया कोविड। अभी ये क्या था, ये है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में करता है लेंडिंग। अब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो लेंडिंग होता है जेएलजी में, वो होता है अनसिक्योर्ड, उसके कारण इनका हो गया डेलिवेंट, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। फिर यहां पे एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो जुलाई 2022 के आसपास ये एक बेस बनाता है ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू करता है। लेकिन अगेन आप यहां पे देखो, यहां पे एक दूसरा एक्सीडेंट होता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे आ जाता है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर घूम जाता है, मतलब वहां पे टर्न अराउंड होता है इन द निगेटिव वे। क्या हुआ था, इफ यू आर नॉट अवेयर, तो यहां पे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट जो माइक्रो फाइनेंस कस्टमर थे ना, बहुत सारे लोगों ने ओवर लेवरेज करा, और ओवर लेवरेज के कारण बहुत सारे एमएफआई सेक्टर्स के जो बैंक्स थे, एनबीएफसी थे, उनका पोर्टफोलियो फट गया, जिसके कारण देखोगे फिर यहां पे एक सपोर्ट टूटता है। एंड देन अगेन इफ यू सी मई 2025, अगर आप माइक्रो फाइनेंस सेक्टर देख रहे होगे और जो भी दूसरे भी कॉम्पिटिटर है ना, आप देखना एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आपको सबका बेस मिलेगा। आप जाके अभी चार्ट्स पे देख लेना, जो भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एनबीएफसी या बैंक्स आप ट्रैक कर रहे होगे ना, आपको पहला बेस इसी के आसपास दिखेगा। ठीक है, अभी क्या ट्रेंड है, तो देखो अभी का जो ट्रेंड है ना, दैट इज बुलिश, ये हम समझ गए। बट ऑन द हायर साइड यहां पे एक रेसिस्टेंस है, ये समझ गया। अब हम फटाफट आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप ये देख लो, फिर ये देख लो। ठीक है, जो दोनों बेसिस बने हुए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, वो भी देखो एलिवेटेड है। जो क्या बता रहा है, जो बता रहा है कि मंथली पे भी ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, दो वो मंथली चार्ट पे एक क्रूशियल रेसिस्टेंस के पास है। और आप अगर वीकली चार्ट्स को देखो तो वीकली चार्ट्स में भी बेसिस ऊपर शिफ्ट हुए जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, यहां तक हम बात करते हैं। अब हम फटाफट चलते हैं इसका पीपीटी देखने के लिए। ये किस बैंक है, ये है आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अभी ध्यान से समझना, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो पहले, अगर आप 3-4 साल पहले इनका पोर्टफोलियो देखते तो आपको सिर्फ माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिखता है। इसमें माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या, जेएलजी लोन्स, ठीक, जो ग्रुप में लोन्स देते हैं बहुत सारी औरतों को। फिर क्या हुआ, जो इतने सारे सेटबैक है ना, मतलब कोविड आया, कोविड का 2 बार सेटबैक आया, और फिर आया माइक्रो फाइनेंस का। तो लाइक ऑल अदर माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ग्रेजुअली 2-3 साल पहले से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो मिक्स है उसको शिफ्ट करना शुरू किया, और एज ऑन डेट इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें अप्रॉक्स 46% है अनसिक्योर्ड, मतलब माइक्रो फाइनेंस का, और बाकी हो गया सिक्योर्ड का। ठीक है, अनसिक्योर्ड में क्या क्या है, माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने 2 लोन्स देते हैं। एक देते हैं ये जो जेएलजी कहते हैं, जो नॉर्मल वनीला लोन होता है ग्रुप में, और दूसरा देते हैं इंडिविजुअल लोन, जिसको ये विकास लोन कहते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने एक और पैराडाइम शिफ्ट किया। इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे कि हम जेएलजी लोन में जो ग्रेजुएट होगा, समझना, मतलब मैंने एक बार जेएलजी लोन लिया माइक्रो फाइनेंस का, 2 बार लिया, 3 बार लिया, मतलब मेरा जो क्रेडिट वर्थनेस है ना फॉर दिस बैंक वो अच्छा है। तो जो रिपीट कस्टमर है और जो अच्छा कर रहा है रिपेमेंट पे, उसको ये लोग देते हैं इंडिविजुअल लोन। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इनका जो टोटल माइक्रो फाइनेंस का आप देखोगे पोर्टफोलियो, उसमें अप्रॉक्स 1/3 ही रह गया है ग्रुप लोन, बाकी जो 2/3 है वो हो गया इंडिविजुअल लोन, और उसमें इनका यील्ड बनता है 23 से 24% का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो बाकी का सारा पोर्टफोलियो इनका है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड में क्या क्या है, सिक्योर्ड में इनके पास अफोर्डेबल हाउसिंग, माइक्रो लैब, एमएसएमई, फिर ये एनबीएफसी को भी फंड करते हैं, और एससीएफ है। ठीक है, ये है इनका सिक्योर्ड। अभी बात करते हैं कि इनका रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है, तो देखो आपको ऑप्टिकली ना ये रिजल्ट इनका बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन मुझे ना कुछ कंसर्न है जो आपसे बात करते चलूंगा। ओके, सो आई विल यूज दिस मार्कर।
अभी आप देखो यहां पे क्या है, सबसे पहले जो इनका ग्रॉस लोन बुक है ना, मतलब जो लोन बुक है उनका इनका ग्रो किया है 8%, विच इज वेरी गुड। इन्होंने क्या बोला है FY27 के लिए, FY27 के लिए इनका गाइडेंस है फॉर द लोन बुक 30 से 35% का ग्रोथ होगा। जो अकाउंट है, मतलब अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या जो FD है वो बढ़ेगा 30 to 35%, ठीक है। अभी आप इंटरेस्ट, लोन बुक बढ़ा है 8%, बट आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखो में कैसा है सिक्वेंशियली, ये डिग्रो कर रहा है बाई -0.3%। ऐसा क्यों होगा, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अनसिक्योर्ड लोन से जा रही है सिक्योर्ड लोन्स में, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन से जा रही है सिक्योर्ड लोन में, तो दो असेट क्वालिटी अच्छी होती जा रही है, बट इसके कारण जो कंपनी का स्प्रेड है वो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जो अनसिक्योर्ड लोन रहता है वो रहता है 24-25% पे, ठीक है। और जो सिक्योर्ड लोन रहता है, अफोर्डेबल हाउसिंग का रहता है, वो रहेगा 14-15% पे मैक्सिमम रहेगा, ठीक है ना। इसके कारण दो ये सिक्योर्ड में ट्रांजिशन हो रहा है, बट उसके कारण स्प्रेड में श्रिंकेज जा रहा है। इसी कारण अगर आप सिक्वेंशियली भी देखोगे, देयर इज अ मैसिव मोर देन 100 बेसिस पॉइंट का कंप्रेशन है इन यील्ड में और स्प्रेड में आपको, ठीक है, समझ गया। इसलिए आप देखो कि AUM ग्रो कर रहा है 8%, बट नेट इंटरेस्ट इनकम घट रहा है। तो आपको ये लॉजिक लगाना है, समझा। दूसरा चीज समझते हैं, देखो अभी यहां पे अभी आप देखना इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये देखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कहते हैं PPOP इन बैंकिंग टर्म्स, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी आपको PPOP भी इनको सीक्वेंशियली आपको दिखेगा, यहां पे देखो 22.2% सीक्वेंशियली ग्रो कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। अभी ये कैसे ग्रो कर रहा है, इसका दो रीजन है। पहला रीजन है कि इनका कॉस्ट टू इनकम पे इन्होंने काम कर रहा है, कॉस्ट टू इनकम इनका कम हो गया है, पहला रीजन, ठीक। दूसरा रीजन आप जाके देखो इनका अदर इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इफ यू आर ए कस्टमर ऑफ सूर्योदय बैंक ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। कितना ग्रोथ है Q1Q, इट इज 64% मोर प्रिसाइसली। अभी अगर आप जाके इनका, अगर आपने कॉनकॉल मैनेजमेंट का कमेंट्री सुना होगा ना, तो उसमें एक फिगर है 46 करोड़ का इस PSLC। अभी क्या होता है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना पड़ता है, इन सारे बैंक्स को करना पड़ता है, और जो SFB है तो ना वो बहुत करते हैं, बिकॉज उनका जन्म हुआ है इस चीज के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपना टाइम टू टाइम अपना जो प्रायोरिटी सेक्टर का जो पोर्टफोलियो है वो बड़े बैंक्स को दे देते हैं, क्योंकि बड़े बैंक्स होते हैं ना, अधिकतर बार उनका शॉर्टफॉल रहता है। तो जब बेचता है ना, मतलब मान लो ये SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक बेचा, तो एक जो इनकम आता है वो फी इनकम होता है, और इस क्वार्टर में वो फिगर था 46 करोड़। तो इसीलिए अदर इनकम बहुत बढ़ा है ड्यू टू एंट्री ऑफ अ PSLC लोन। पहला चीज, कॉस्ट टू इनकम हो गया इनका कम हो गया। बट आपको अभी एक चीज ध्यान समझनी है, मैनेजमेंट ने कहा है कि इट इज, ये वन ऑफ द केस है जहां पर हमने इतनी बड़ी सेल मतलब किया है, PSLC का एंट्री है अदर इनकम में। ऑन द गोइंग कंसर्न अब ये 10 से 15 करोड़ का ही होगा। अभी हम आते हैं नीचे, जस्ट होल्ड लो, देखो ये पैट कितना बड़ा है, 51%। अभी अगर इसमें से मैं मान लूं कि जो 45 है, अगर मैं इसमें से हटा दूं वो फिगर, तो ये कैसा रह जाएगा, तब आपको पैट इतना दिखेगा क्या, 75.2 करोड़ Q1 का है, और Q4 FY26 का था 49 करोड़। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे थोड़ा सा कंसर्न है यील्ड या स्प्रेड के कंप्रेशन का। सो मैनेजमेंट हैज टू डू द वर्क ऑन दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है, समझ गया। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ऑप्टिकली आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा ऑपरेटिंग लेवरेज है, नहीं ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, वो एक एंट्री के कारण हो रहा है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक। यस, नाउ अभी देखो यहां पे हम फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे। देखो बैंक्स की जब भी हम बात करते हैं ना, तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट में अच्छा ग्रोथ हुआ है सीक्वेंशियली 4.6। मैंने क्या कहा, मैनेजमेंट कह रहा है कि हम FY27 में वी विल ग्रो विद अ स्पीड ऑफ 30 to 35%। अभी 4.6% है ना, एक क्वार्टर में अप्रॉक्स 5% पकड़ लो, तो इस अगर कैगर लगाना तो अचीव किया जा सकता है। बट द इशू इज विद द कासा रेशियो। कासा रेशियो कंपनी का अगर बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण लो कॉस्ट ऑफ फंड्स आएंगे ना आपके पास, जिसके कारण आपका निम या आपका स्प्रेड बढ़ता है। तो हम देखते हैं कासा रेशियो, देखो कासा रेशियो में सीक्वेंशियली टिप है ऑफ कितना, 160 बेसिस पॉइंट, विच इज ह्यूज। मैनेजमेंट ने कहा कि, और ऑब्वियसली आप बंधन बैंक का भी सुनो, अधिकतर बैंक मैनेजमेंट कह रहे हैं कि हमें
बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। इसके कारण हम एक पॉइंट के बाद ना रेट कट नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा ही उड़ जाएगा। ठीक ना, निम आपको यील्ड देखना है, यील्ड कितना है 16.2, लास्ट क्वार्टर में कितना था 17.3%। अब समझे, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, बट क्या हो रहा है ना, सिक्योर्ड के कारण, सिक्योर्ड का चूंकि ग्रोथ बढ़ रहा है, इसके कारण जो स्प्रेड जो पहले था वो कम हुए जा रहा है, जिसके कारण आपको आपका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो कम हुआ है, जिसके कारण आपको एनआईए में भी कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा 70 बेसिस पॉइंट का। समझा? देखो कॉस्ट ऑफ फंड तो चलो सेम है 7.5%। देखो ग्रॉस एनपीए और इनका नेट एनपीए, अभी हम यहां पे समझते हैं। ग्रॉस एनपीए के बारे में मैनेजमेंट ने बोला कि FY27 के लिए हमारा जो ग्रॉस एनपीए वो 3% के नीचे रहेगा और जो हमारा नेट एनपीए वो 0.3% के नीचे रहेगा। अभी यहां पे देखना नेट एनपीए का फिगर कितना है 1.2%। इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। अगर आप ग्रॉस नेट एनपीए को देखो ना, दो ग्रॉस एनपीए इज सेम, बट जो नेट एनपीए वो आ गया है 1.2% पे। वो क्यों आया है? क्योंकि इनको जो क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है, जिसमें ये अपने माइक्रो फाइनेंस जो पोर्टफोलियो होता है उसको इंश्योरेंस कराते हैं, उससे एक 350, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 350 से 360 करोड़ का एक सम आया, ठीक है ना। उसको इन्होंने लेके पूरा का पूरा प्रोविजनिंग कर दिया अपना, ठीक है। जो ग्रॉस एनपीए था, क्योंकि प्रोविजनिंग हो गया तो उसके कारण आपको नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए पहले ही फिगर पे, लेकिन नेट एनपीए कम हो गया। और नेट एनपीए इन्होंने बोला है, गाइडेंस दिया है कि हमारा नेट एनपीए रहेगा 0.3। अभी आप बोलोगे भाई 0.3 कैसे रहेगा, ये तो 1.2 दिख रहा है इन Q1 FY27 और कंपनी बोल रही है कि FY27 में 0.3 होगा, कैसे होगा? नहीं, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। कंपनी ने बोला कि इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस क्लेम व्हाट वी गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस बॉडी, उसको मिला के हमारा नेट एनपीए 0.3 रहेगा। एंड द मैनेजमेंट हैज अश्योर्ड कि ये नेट एनपीए 0.3 के आसपास ही रहेगा विद दिस रेट, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा, बिकॉज इफ यू आर इवेल्युएटिंग एनी बैंक और एनबीएफसी ना, आपको हमेशा इट इज इट इज अ साइकिल कि Q4 के बाद जो Q1 रहता है ना, उसमें आपको स्लाइट डिटोरेशन दिखने को मिलता है। तो यहां पे भी आपको जो पार फिगर है, पार 30 का फिगर, ठीक है, दोनों में जेएलजी में भी और स्पेशली जो रिटेल एसेट है वहां पे एलिवेटेड देगा, बट उसको लेके ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। अभी आते हैं मेन चीज पे। कंपनी ने क्या कहा कि हमारा जो आरओए है वो आरओए हमारा रहेगा बिटवीन 1.3 to 1.6। अभी 1.6 के लगभग है, विच इज फाइन, बट मैनेजमेंट हैज सेड इन द कमेंट्री कि हम टियर 2 कैपिटल रेज करेंगे। अभी टियर 2 कैपिटल क्या होता है? टियर 2 कैपिटल होता है डेट, ठीक है। अभी जब डेट आएगा तो अगर बैंक कंपनी है, एनबीएफसी है, अगर डेट उसके लिए क्या होता है? कैश है, तो कैश उसके लिए असेट हो जाएगा। तो आप देखोगे इनका जो आरओए का फिगर है फॉर सम टाइम, 1-2 क्वार्टर के लिए वो सप्रेस रहेगा इफ मैनेजमेंट, इफ ये कंपनी कुछ दिनों में अगर टियर 2 कैपिटल को रेज करती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पैसा आएगा ना, जैसे ही पैसा आएगा आप समझना, वैसे ही काम नहीं शुरू होता है। इट टेक सम टाइम। अगर मैनेजमेंट उस पैसे को इफिशिएंटली यूज करता है तो इट टेक सम टाइम टू जनरेट द ऑपरेटिंग लेवरेज। ये समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज है ना, मेरा इस कंपनी में बस 2 कंसर्न था, ठीक है। एक कंसर्न ये है कि जो आपका ये है, कहते हैं जो रेट होना चाहिए लोन बुक ग्रोथ का, वो गुड है, बहुत अच्छा है, बट जो हमारा स्प्रेड है ना, उस पर काम करना पड़ेगा बैंक को। अगर वो नहीं आएगा, प्लस कंपनी टियर 2 कैपिटल रेज कर रही है, तो उसके कारण आरओए का नंबर इनका सप्रेस दिखेगा, विच मे बी सम काइंड ऑफ निगेटिव फॉर 1 or 2 क्वार्टर। ये मेरा कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी हम फटाफट जाते हैं इसके चार्ट पे, ठीक है। फिर से अभी देखो, ये है वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट, और ये हमने बताया था कि ये है इसका रेसिस्टेंस। अभी अगर मैं स्विंग ट्रेडर, ठीक है, ध्यान समझना, सो आई विल ट्राई टू बाय इट अराउंड 157 अगर कोई डिप आता है ऑन द डेली चार्ट। समझ रहे क्या? क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे ना मैं हमेशा बोलता हूं, एंड जो भी मुझे क्वेरी आती है ना, वो हमेशा साला रेसिस्टेंस के पास ही लोग बाय करते हैं। बाइंग ब्रेकआउट स्टॉक एज पर मी इज वेरी रिस्की, बिकॉज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड टॉस पे चला जाता है। आप समझो इस चीजों को। अगर आप अपने को टेक्निकल समझते हो ना, तो आप चीज को समझना, ऊपर बाय करना ना मतलब गधा वाला काम है। आपका रिस्क रिवॉर्ड टॉस पे चला जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कैंडल का लो को बनाते हैं। भाई आप उसका जाके एक्यूरेसी चेंज करो, डेटा को पाइथन से रन करो, जो भी स्टॉक है रन करके देख लो क्या उसकी एक्यूरेसी है, ठीक है।
ये हो गया मेरा एनालिसिस फॉर सूर्योदय बैंक। अभी हम फटाफट चलेंगे अपने दूसरे भाई के पास जिसका नाम है उज्जीवन। यस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेट मी टू ड्रॉ सम जोन्स, फिर हम बात करते हैं इस बैंक के बारे में। ठीक है, देखो ये एग्जैक्टली कोविड से पहले इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी। ठीक है, तो यहां पे जो फॉल आपको दिख रहा होगा, सो नेचुरल कल्प्रिट कौन है? कोविड के कारण। कोविड के कारण तो जैसे मैंने पहले ही बताया, जो सूर्योदय बैंक था, मतलब वहां भी कोलैटरल डैमेज हुआ। अभी आप समझो, ये बैंक अगर आप ध्यान से देखो ना, तो 2019 मतलब 2019 और मतलब 8 साल के बाद अभी ये अपने लिस्टिंग प्राइस के थोड़ा सा ऊपर आया है। कितना ऊपर आया है वो मैं भी बता देता हूं आपको, अप्रॉक्स 13%। मतलब एनी इन्वेस्टर हु हैज पुट द मनी इन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एट द टाइम ऑफ आईपीओ मस्ट बी सिटिंग, इफ ही और शी वुड हैव केप्ट द शेयर्स विद अ गेन ऑफ 13%, एब्सोल्यूट गेन ऑफ 13%। तो आप 7-8 साल में लगा लो कितना का कैगर होगा, अप्रॉक्स 1.5 टू 1.3 टू 1.5 का कैगर के हिसाब से ग्रो कर रहा है। चलो वो तो हो गई पिछली बात। अभी हम देखते हैं चार्ट पे क्या हो रहा है। चार्ट अभी ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये इविडेंट होगा, किसी के लिए भी इविडेंट होगा। तो इसका ट्रेंड क्या है? इसका ट्रेंड ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव है, सुपर बुलिश है। अब हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। आप बहुत लोग कप एंड हैंडल बोलते हो ना, हैंडल दिख रहा है ये कप और ये इसका हैंडल है ना। ठीक है, चलो, मतलब हम क्या समझ गए? हम समझ गए कि जो उज्जीवन, ये जो पीपीटी है, ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अभी देखो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मैट्रिक्स है ना, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? नेट इंटरेस्ट इनकम। ये कितना ग्रो कर रहा है? 8.6। बाय द वे, इनका लोन बुक कितना ग्रो कर रहा है? इनका लोन बुक ग्रो कर रहा है बाई 5%। ऐसा क्यों हुआ? अभी हम समझते हैं कि इसका बुक कैसा है, बुक का कंपोजिशन क्या है, मतलब लोन बुक कैसा है। देखो एग्जैक्टली उन्हीं की तरह यहां पे क्या है, यहां पे एक माइक्रो फाइनेंस लोन बुक है और दूसरा है सिक्योर्ड। पहले जो माइक्रो फाइनेंस बुक है उसमें भी अगेन 2 पार्ट है, वही चीज है, एक ग्रुप लोन है और दूसरा है इंडिविजुअल, लेकिन यहां पे कंपोजिशन दूसरा है। यहां पे जो 2/3 कंपोजिशन है दैट इज विद द ग्रुप लोन और 1/3 है विद द इंडिविजुअल लोन। और अगेन वही चीज, जो ग्रेजुएट करता है उसको ये लोग इंडिविजुअल लोन में लेते हैं। समझ गया पहला चीज। दूसरा आता है कि जब इनको भी आपने देखा होगा कि ये भी स्टॉक पहले बुरी तरह पीटा कोविड में, फिर ऊपर बढ़ा, फिर आ गया माइक्रो फाइनेंस का झटका लगा, उसके बाद फिर क्रैश हुआ। तो इन कंपनीज ने सीख लिया है कि हम सिर्फ अगर आरओई नंबर या फिर आरओए नंबर या फिर बहुत ज्यादा पैट मार्जिन के पीछे अगर ग्रो कर भागेंगे ना, तो हमारा मतलब पैसा नहीं बना सकते हो इन लॉन्ग टर्म। तो इसने भी अपना ग्रेजुअली, अगर आप 2-3 साल से इनका कंपनी को फॉलो कर रहे होगे ना, तो कंपनी ने ग्रेजुअली बहुत अच्छी चर्निंग कर रही है। दे ऑल्सो मूव्ड आउट फ्रॉम द अनसिक्योर्ड, दैट इज द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, टू अ सिक्योर्ड सेक्टर। अभी सिक्योर्ड में क्या करते हैं ये लोग? सिक्योर्ड में लोग करते हैं लैब करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं। लैब जो होता है ना, इनको माइक्रो लैब की तरह होता है। फिर इनका एमएसएमई है। अभी कुछ दिन पहले ना, 2-3 क्वार्टर पहले इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है। उसमें क्या क्या करा है? व्हीकल लोन डाला है, व्हीकल लोन, फिर डाला इन्होंने गोल्ड लोन, ठीक है, और एग्रीकल्चर लोन। ये जो मैं 4-5 लोन की आपसे बात की ना अभी सिक्योर्ड में, सारा का सारा बैक्ड बाय कोलैटरल है, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं है। ठीक है, अभी जैसे जो अफोर्डेबल हाउसिंग रहता है उसमें क्या रहेगा? उसमें रेट रहता है 13-14% का। ठीक है, एमएसएमई में रहता है 13-14% का। लैब की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जो अभी इन्होंने नया प्रोडक्ट लाया ना, लाइक 2 व्हीलर लोन, ठीक है, वो सैलराइड सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों कर रहा है, उसमें आपका रेट जाता है अप्रॉक्स 20% का। और उन्होंने सारे के सारे मेजर ओईएम से इन्होंने टाई अप करा हुआ है। नाउ विद द गोल्ड लोन में इनका 14.5 से 15% का ये यील्ड है। और जो एग्रीकल्चर लोन भी है, एग्रीकल्चर लोन में भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, टर्म लोन देते हैं, वो भी इन्होंने सिक्योर रखा है, जिसमें आपका यील्ड आता है 13 से 14% का। तो मैं कंपैरिजन अभी समझना आप कि सूर्योदय भी है और उज्जीवन में भी है, दोनों ने अपने लोन बुक को ट्रांजिशन करा फ्रॉम अनसिक्योर्ड टू सिक्योर्ड। अभी जब आप ट्रांजिशन करोगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस, जैसा मैं फिर से रिट्रेट करता हूं कि जब आप ट्रांजिशन करोगे तो आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूव करेगा, नो डाउट, बट आपका जो निम है वो घुस जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए दे हैव डन दिस शिफ्ट।
कि हम अगर सिक्योर्ड फंडिंग भी कर रहे हैं तो हम ऐसे लोन को देंगे जो सिक्योर्ड भी हो और जहां पे मेरा जो स्प्रेड है वो भी ज्यादा है। दैट इज द रीजन आपको यहां पे जो एयूएम है वो ग्रो कर रहा है 5% और नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो कर रहा है 8.6%। ये दिखाता है कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें जो एनआईएम को ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है vis-a-vis सूर्योदय बैंक। समझ रहे हैं बात? ठीक है, देखो कॉप इनका बढ़ा है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनका पैट भी देखो बाई 12.3%। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना आरओए, जो स्ट्रीट को अच्छा लगा। पहले इन्होंने बोला कि हमारा आरओए ग्रो करेगा बाई 1.6%। अभी इन्होंने आके ना बोला कि भाई वी आर डूइंग गुड, वी आर रेजिंग द आरओए गाइडेंस। अभी इन्होंने बोलिए कि हम फाइनेंशियल 27 में 2% से ग्रो करेंगे। उस कंपनी में जो सूर्योदय की बात कर रहा हूं, देखो सूर्योदय इज अ गुड बैंक, इज अ डिसेंट। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे कंपैरिजन कर रहा है तो मैं कर फिटिंग करके बोल दूं कि नहीं, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। बट अभी वहां पे ना 2-3 चीजें हैं कि आरओए का नंबर कैसे मीट होगा जो उन्होंने प्रोजेक्शन कर रहा है, बिकॉज अभी कैपिटल भी रेज होगा, प्लस फर्स्ट क्वार्टर का ऑप्टिकली अच्छा रिजल्ट था। बट अगर आप उस जो पीएसएलसी का जो था ना वो उसको हटा दो, 46-50 करोड़ का जो फिगर था, तो मतलब कुछ ग्रो नहीं कर रहा है, पैट में भी कुछ ग्रो नहीं हुआ है। ठीक है, आरओ इनका 18.2% है। इसलिए मुझे लगता है ना कि ये वाला जो इंस्टीट्यूशन है लाइक उज्जीवन, इट इज अ बेटर बेट, बिकॉज यहां पे मिक्सिंग इन्होंने अच्छा करा हुआ है। ठीक है, अभी हम आते हैं इनके कॉस्ट ऑफ फंड पे। यहां पे कॉस्ट ऑफ फंड आपको क्या दिख रहा है, इज 6.9। सोचो यहां पे बैंक ने क्या करा है, इन्होंने अपना ये भी बढ़ाया, यील्ड भी बढ़ाया और कॉस्ट ऑफ फंड को भी कम कर दिया, जबकि वहां पे उल्टा हुआ है सूर्योदय में। दैट इज द रीजन आपको इनका नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अभी आते हैं हम फाइनेंशियल आउटफ्लो पे। देखो कॉस्ट टू इनकम कितना है इनका, 62% रहा है, विच इज गुड। पैट और आरओए दैट इज गुड। तो मोटा मोटा क्या है ना, अगर आप इनका अभी जाके एसेट क्वालिटी भी देखो तो सेम है, मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी है अक्रॉस ऑल द सेक्टर। और इन दोनों बैंक्स में मैंने ऑब्जर्व करा ना कि जो इनका अनसिक्योर्ड लोन का जो बुक है उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी इज फार गुड एज कंपेयर टू द सिक्योर्ड वन। उन दोनों का कलेक्शन एफिशिएंसी आप देखो, पार 30 देखो, पार 60 देखो, ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू द सिक्योर्ड बुक। जो मैंने बताया ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वो सिक्योर्ड बिजनेस का ना वो कलेक्शन साइकिल है ऐसा। ठीक है, दे हैव इंप्रूव्ड ऑन द ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, क्रेडिट कॉस्ट भी कम हुआ है। एक्चुअली क्रेडिट कॉस्ट दोनों कंपनी के लिए कम हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसलिए मुझे ये जो बैंक है ना ये एक अच्छी डील लग रही है। दो इनका जो ग्रोथ है आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, व्हाट दे हैव सेड कि हम 25% के हिसाब से ग्रो करेंगे। लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमको क्या चाहिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होता है क्या, पैट। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इन ए शॉर्ट टाइम लाइक 3 से 6 महीने का अगर बेट किसी को लेना है ना तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस विल बी अ बेटर बैंक। अभी हम फिर से इसके चार्ट पे जाते हैं, देखो। और दूसरी चीज क्या है ना, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ये वाला। देखो फर्स्ट हिट, सेकंड हिट, थर्ड हिट, फोर्थ हिट और ये चला गया। इफ आई हैव टू डू अ स्विंग ट्रेड और अ पोजिशनल ट्रेड, सो आई विल गेट अ गुड जो मैं बोलता हूं ना क्वांटिफाइड रिस्क मेरे को मिल रहा है, विच इज वॉट इज एट 51.91। मतलब मैं 51.91 को मार्क करके अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है इन डेली चार्ट तो मैं इसको एंटर कर सकता हूं। सो मेरे को यहां पे ना एक अच्छी डील मिल रही है। क्यों डील अच्छी मिल रही है, क्योंकि मुझे यहां लग रहा है कि इन शॉर्ट टाइम, चूंकि इन्होंने अपना आरओए फिगर भी राइज किया, मतलब उसको रिवाइज किया है ऑन द अपसाइड, प्लस यहां पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर सूर्योदय का भी आप कंपैरिजन करो तो सूर्योदय इज वेरी वेरी क्लोज टू इट्स रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस के पास एंट्री नहीं लेनी है। तो मुझे इसलिए लग रहा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर मी इज अ गुड डील। आपका जो व्यू हो सकता है वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों बैंक का कंपैरिजन रहा। अभी फटाफट देयर वाज अ क्वेरी रिगार्डिंग द फ्यूजन फाइनेंस। एक हमारे सर है, उनको था, तो हम बात कर लेते हैं फ्यूजन के बारे में भी। यस, इट इज अ टेक्निकल क्वेरी, सो यस। मैं ना इस पे आपको 2 तरीके से बताऊंगा सर। अभी क्या हुआ है ना कि व्हाट आई से ना कि जो ब्रेकआउट
ट्रेडिंग है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा ओवर हाइट है एज पर मी, मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूं. सो यहां पे द सेटअप इज वेरी मच रोबस्ट और अलाइव अनलेस एंटिल द प्राइस क्लोजेस बिलो दिस लेवल. जब तक 162 के नीचे प्राइस नहीं जाते हैं ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, फ्यूजन फाइनेंस का जो बिजनेस है वो उसमें मतलब जो सेटअप है फॉर द ट्रेड उसमें कोई भी इशू नहीं है. ऐसा क्यों है? बिकॉज मैं फिर से बता देता हूं, अब देखना, ठीक है. ये क्या हो रहा है, एक माइल्ड रिट्रेसमेंट अभी शुरू हुआ है. मोस्टली ये यहां तक रिट्रेस करेगा एंड अगेन इट शुड गो बैक लाइक ओवर हियर. ये किस टर्म एंड कंडीशन पे है कि अगर कोई भी बहुत जियोपॉलिटिकल कोई इशू नहीं हो जाए, कोई बहुत बड़ी क्राइसिस नहीं हो जाए. देखो अगर कोई क्राइसिस हो गई तो उसका तो मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो इशू इन द फ्यूजन फाइनेंस का चार्ट. सो इफ आई वुड बी अ पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर इसको कहते हैं, तो मैं हमेशा यहां पे रखूंगा अपना स्टॉप. अभी इशू क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, हम यहां पे इसको करेंगे और हम बोलेंगे ब्रेकआउट हो गया. ये जो फॉल आ रहा है ये कोई क्रैश नहीं है, दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट. और ये होता ही है. होता क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूं कैसे ये मूव करता है. जस्ट होल्ड ऑन, मैं बताता हूं आपको इसकी साइकोलॉजी. देखिए जैसे ये प्राइस ऊपर मूव कराना, ठीक है ना, तो ये मूव कौन करा होगा, ये हम आप तो कर नहीं सकते मूव, इसको कहते हैं ऑपरेटर, मतलब एक जो इंस्टीट्यूशन मूव करती है. तो जब इंस्टीट्यूशन मूव करेगी ना तो यहां तक मूव करेगी, ठीक है, यहां तक मूव करेगी. और उसके बाद ना ये चूंकि ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट के कारण बहुत सारे जो टेक्निकल ट्रेडर्स रहते हैं वो हो जाते हैं एक्टिव, प्लस एल्गोस हो जाते हैं एक्टिव, ठीक है ना. और बहुत सारे स्कैनर में आएगा क्योंकि ये ब्रेकआउट हो रहा है. डेज ब्रेकआउट हो सकता है, नंबर ऑफ वीक का ब्रेकआउट हो सकता है, तो एक अलर्ट जनरेट होता है. उसके बाद ना यहां से एक घुसता है, यहां से पूरा रिटेल क्राउड जो हम लोग हैं वो लोग घुसते हैं. उसके बाद क्या होता है ना, जो स्मार्ट मनी होता है वो क्या करता है, क्योंकि उसको एक्युमुलेट करना है. बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए स्मार्ट, बिकॉज उसको अपना जो कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग है जिसपे उसने एक्विजिशन करा है शेयर का, उसको भी कम करना है, ठीक है. तो वो क्या करता है, वो माल छोड़ते रहता है यहां से, ठीक है. माल छोड़ा, उसके बाद अभी जैसे ही प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा ना तो वो रुक जाएगा, ठीक है. अभी ध्यान से आप समझना. उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद जिन जिन लोगों ने यहां पे लिया हुआ है ना ब्रेकआउट समझ के, उन लोगों को डर लगता है. ऑब्वियसली जब आपका नेटवर्थ लगा रहा है, ठीक है, और अगर आप ब्रेकआउट भी करते हो तो आपको डर लगेगा. आपको लगेगा कि ब्रेकआउट, बहुत लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट हो गया. नहीं, फेक ब्रेकआउट तो कुछ नहीं होता है, फेल्ड ब्रेकआउट होता है. फेक नाम का कोई चीज नहीं होता है. तो ये प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है. अब जैसे ही नीचे आएगा धीरे धीरे ये जो स्मार्ट बंदा है जिसको हम इंस्टीट्यूशन या ऑपरेटर करते हैं, वो फिर से इसको बाय करना शुरू करता है और फिर प्राइस मूव करता है. आप यहां पे देखो, ठीक, यहां पे देखो, ये इस तरीके से आइडल कंडीशन रहता है. अभी मैं अपने बारे में बताता हूं ना, आई ऑलवेज बाय फॉर अ टारगेट ऑफ, जब मैं ऐसे स्टॉक में घुसता हूं जो पहले कचरा स्टॉक था, फिर अभी मीडियोकर स्टॉक हो गया और फिर कुछ दिनों में जीनियस बनने वाला है, बिकॉज आई ट्रैक द फंडामेंटल्स ऑल्सो. तो मुझे क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए इसमें मोटा पैसा, अप्रॉक्स 300-400% का, ठीक है. तो मेरा स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा रहेगा. मेरा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, यहां पे 136. आप बोल सकते हो 34% का स्टॉप लॉस. हाँ, अगर 300% का गेन लेना है तो 34% का स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा. आप रिस्क रिवॉर्ड में निकालो. आई एम नॉट टेलिंग एंड डिक्टेटिंग कि मेरा मेथड ही सही है, मैं अपना मेथड आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेरा ही मेथड फॉलो करो. अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है तो हम देख लेते हैं डेली चार्ट पे भी. यस, डेली चार्ट पे इफ यू सी नाउ आपको बहुत बहुत क्लियरली देखना है यहां पे, ठीक है, और बहुत केयरफुली देखना सर. आप देखो, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे फ्लैग्स बन रहा था, मतलब यहां पे बन रहा था लोअर हाई एंड लोअर लोस, ठीक है. लोअर लोस, लोअर लोस, लोअर लोस, लोअर लोस क्या मतलब, जो स्विंग लो है वो अपने प्रीवियस स्विंग लो से नीचे बन रहा है, इसलिए लोअर लोस. यहां पे आओ, यहां पे बनना शुरू हुआ हायर हाई और हायर लो, मतलब यहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, ठीक है. पहला सपोर्ट है ये, ठीक है. फिर देखना, फिर यहां पे जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, लोगों ने यहां पे एंट्री करी, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई. और देखना आप, फिर बनना शुरू हुआ लोअर लोस, ठीक है. आप देखो बन रहा यहां पे लोअर लो, फिर यहां पे, और फिर यहां पे आता है स्टॉक, और यहां से फिर बनता है पहला हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, और फिर से यहां पे एक फ्लैग बनना शुरू हुआ है जो मोस्टली एज पर द प्रोबेबिलिटी यहां से ये फिर घूमना चाहिए. सो ये मैंने आपको साइकोलॉजी शेयर की है.
ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो शेयर है उसका जो प्राइस है दैट इज ऑल्सो इन अप ट्रेंड। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब हम चलते हैं इसके पीपीटी पे।